सैफर की कहानी का बड़ा शोर हम इस वक्त देख रहे हैं और जिस वक्त ये कार्ड चेयरमैन तहरीक इंसाफ साहब ने खेलना शुरू किया था तब आप उनके हमराही थे, तो आप ज़रा हमें बताएंगे कि उस वक्त आप लोग क्यों नहीं बोले और उस वक्त आपका क्या टेक था, आपके इल्म में थी ये बात? देखिए रामी, मैं आपको ये बताऊं कि जिस वक्त ये सब बात शुरू हुई थी, ऑब्वियसली जितनी इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही थी तो वी थॉट कि हाँ जी बिल्कुल सब चीजें जिस तरह बताई जा रही हैं उसी तरह हैं। मगर आप देख रहे हैं कि एक जब ये स्टेट सीक्रेट्स होती हैं, ये चीजें जो होती हैं, मेरे ख्याल से इनको आप पब्लिक में इस तरह लेकर आ नहीं सकते, क्योंकि आई थिंक इनकी बड़ी सख्त पेनल्टी होती है। बट एट द सेम टाइम उसकी डिटेल्स कितनी सामने लाई गई, कितनी नहीं लाई गई, कितनी इजाजत थी, कितनी इजाजत नहीं थी, आई थिंक इसमें जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक ये सारी चीजें सामने आएंगी नहीं और पता नहीं लगेगा कि एग्जैक्टली क्या चीज सही की गई और क्या चीज गलत की गई। क्योंकि उस वक्त भी ऑब्वियसली ये डॉक्यूमेंट हवा में लहराया गया उस वक्त भी, और वैसे भी इस पे इतनी बातचीत हुई कि मेरे ख्याल से सबको पता था कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। बट एट द एंड ऑफ द डे अब जो है कुछ और चीजें सामने आ रही हैं। सो मैं समझता हूं कि रामीन, जब तक इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक किसी को भी नहीं पता लगेगा एग्जैक्टली हुआ क्या। जब ये तमाम मामलात निकले थे, सामने आए थे, तब आप सीनियर लीडरशिप में आपका शुमार होता था तहरीक इंसाफ की, तब आप लोगों की जानिब से कोई सवाल नहीं उठाया गया कि ये क्या मामला है, हकीकत क्या है, उसको पॉलिटिकल एक एक्सप्लॉयटेशन के लिए, मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए? कोई तो सवाल किया होगा। बिल्कुल, देखिए उस वक्त भी ये बात हुई थी कि अच्छा उस वक्त इस चीज को बहुत ही सीक्रेटिव रखा जा रहा था। अच्छा। मैं आपको ये बताऊं कि 1-on-1 बैठ के भी जब इसके ऊपर बात हुई तो आगे से यही जवाब मिला कि जब टाइम आएगा तो तब बताएंगे। सिर्फ इतना उस वक्त बताया गया था, हाँ जी एक साइफर आया है और इससे बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी और इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा हमें, और इस तरह का सेंस कि ये बहुत ज्यादा एक बड़ी ही जबरदस्त चीज है और इसके अंदर जो अंदर मवाद है वो भी बहुत ज्यादा हमारे फेवरेबल होगा उस वक्त। मगर एट द एंड ऑफ द डे जो साइफर्स होते हैं और इस तरह की चीजें होती हैं, दे आर स्टेट सीक्रेट्स एंड इससे ज्यादा बात इस पे की नहीं गई। मैं आपको ये बताऊं क्योंकि बहुत ज्यादा इस चीज को सीक्रेटिव रखा जा रहा। फिर बाद में तो एकदम ही आई थिंक 1 स्टेप के बाद, 2nd स्टेप के बाद, 3rd स्टेप के बाद सब चीजें सामने आई। तब मैं चाह रहा हूँ रामीन कि अगर इसके ऊपर एग्जैक्ट पता लगाना है कि हुआ क्या, आया किस तरह पब्लिक हुआ, होना चाहिए था, पब्लिक नहीं होना चाहिए था, आई थिंक दिस ऑल नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। मुराद साहब, आपकी इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी भी साइफर के मामले पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर रही है। अगर आर्टिकल 6 वाली कार्रवाई शुरू हो जाती है तो आपको नहीं लगता कि आप लोग भी, क्योंकि उस वक्त तो तहरीक इंसाफ में शामिल थे और ये तमाम तर खेल चल रहा था उस टाइम पर भी, तो आप लोग नहीं इसकी जद में आ सकते? देखिए द थिंग इज के इस तरह की चीजें ऑब्वियसली कही तो जाती हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे ये कोर्ट ने डिसाइड करना है कि कौन सी दफा लगेगी या कौन सी नहीं लगेगी या कौन सा आर्टिकल लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। ये तो देखिए एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट ने डिसाइड करना है। जो इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे उनके इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पता लगेगा। ये सारी चीजें जब फैक्ट सामने आएंगे तो फिर डिटर्मिन किया जा सकता है कि आर्टिकल 6 लगना है या कुछ और आर्टिकल लगना है या क्या लगना है। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी को इस वक्त आप किस पोजीशन में देख रहे हैं? अगर इफेक्टिव अपोजिशन की बात की जाए, इस वक्त तो मैदान में कोई अपोजिशन नज़र नहीं आ रही, आप क्या समझते हैं, क्या आप उस रोल में आ चुके हैं कि इफेक्टिव अपोजिशन कर सकें? देखिए हमने पहले भी जब हम सारे तहरीक इंसाफ में थे तो हमने तो की सिर्फ अपोजिशन थी। 15 साल मैं तहरीक इंसाफ में था, उसमें से मेरे ख्याल से 3.5 साल मैं मिनिस्टर रहा हूँ, उसके अलावा 12 साल तो मैंने ऑपोजिशन की है। सो ऑपोजिशन का रोल तो बड़ा आसान होता है इन द सेंस के बैठ के लोगों की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना, मुल्क की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना, चीज़ों को हाईलाइट करना, वो रोल तो हमें बड़ी अच्छी तरह आता है। मेरे ख्याल से मुश्किल रोल वो है कि जब आपको हुकूमत मिले और आपने चीज़ों को खुद ठीक करना। आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल रोल वो है। बैठ के बातें करना तो बहुत आसान है, बैठ के दूसरों की खामियां निकालना बहुत आसान है, बैठ के दूसरों को डिस्करेज करना और उनको कहना कि जी सब कुछ गलत है, और क्योंकि आपने बैठ के खुद कुछ करना नहीं है तो दूसरों को इस तरह कहना बड़ा आसान है। सो इसलिए मुश्किल काम वो है कि जब आपके पास हुकूमत हो और आपने रिजल्ट्स देने हो और आपने बेहतरी करनी हो और आपने चैलेंजेस को कबूल करना हो।
सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आपके पास हुकूमत हो तो तब आपने किस तरह परफॉर्म करना है। ऑपोजिशन करना तो बहुत आसान काम। मुराद रज़ा साहब, जब आपने हाशिम डोगर के साथ मिलकर एक हम ख्याल ग्रुप बनाया था और आपसे ये पूछा जाता था कि क्या आप IPP में शामिल होंगे, तब आपकी तरफ से मना किया जाता था और ये भी कहा जाता था कि वोट तो असल में PTI का ही है। 92 न्यूज़ के एक प्रोग्राम में आप गुफ्तगू करते हुए आपने बात की थी। अब जबकि आप खुद IPP में शामिल हो चुके हैं, आपको क्या लगता है PTI का वोट आप तोड़ सकेंगे और किन बुनियादों पर तोड़ सकेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे भी जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी क्या सारे लोग जो हैं वो PTI की हैं, या पहले PTI में थे या अब PTI से आ रहे हैं, सो सारे लोग PTI के हैं। सो मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जिस तरह अगर मैं अपने हल्के की पॉलिटिक्स से शुरू करता हूं, तो जो मैंने अपने हल्के के लिए किया है अभी तक रामीन, लेट्स से इन द लास्ट 5 years, लास्ट 10 years, मैं 2 दफा वहां से इलेक्ट हुआ हूं, 13 में भी 18 में भी, शुक्र अल्लाह ताला का। तो मेरा वो पर्सपेक्टिव तो कभी चेंज नहीं होगा ना। तो इसलिए जो मैं लोगों के लिए पहले करता था, जस्ट बिकॉज मैं पार्टी चेंज कर, ये मतलब तो नहीं कि मैं अब लोगों के लिए वो काम सारे नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा। सो इसलिए जब वो चीज नहीं बदलती ना, तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह जब मैंने पार्टी चेंज की, तो मैं जब अपने कोऑर्डिनेटर्स वगैरह को बुलाया और मिलना शुरू किया, जो कि अभी भी PTI में थे उस वक्त, तो वो सब कह रहे थे कि जी हम आपके साथ नई पार्टी में आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन लोगों को परफॉर्म करके हमने दिया था, उनकी मुश्किलात हल की थी, उनकी प्रॉब्लम्स हल की थी। जो मैं मिनिस्टर बन के, एजुकेशन मिनिस्टर बन के 3.5 साल में जितनी मैंने ऑटोमेशन की, लेकिन मुराद रज़ा साहब, तब तो PTI का नाम जुड़ा हुआ था ना आपके साथ, वो भी तो कोई ना कोई एज दे रहा था ना तब, जो पार्टी के साथ उस वक्त लोग थे, PTI का नाम था, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का नाम साथ जुड़ा था। अब इस वक्त क्या है जिस बेसिस पर आप वोट लेंगे? तभी वही तो मैं आपको बता रहा था कि जब कोऑर्डिनेटर्स आपके साथ आना शुरू हो जाए ना आपके, क्योंकि वो तो ग्राउंड के लोग हैं ना, वो तो आपकी UCs को संभाल रहे हैं, वार्ड्स को संभाल रहे हैं, तो जब वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब यही है कि नीचे वाले लोग जो हैं वो सारे आपके जितने कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपके साथ आ रहे हैं, तो आपकी बेस तो वही है। बेस जो इलेक्शन लड़ने की है वो तो आपकी टीम है। अगर आपकी PTI की टीम ही आपके साथ आ रही है, मेजॉरिटी उनमें से हमारे साथ आ गए हैं और आना चाह रहे हैं, तो आपकी बेस तो वही है। तो इंशाअल्लाह ताला, और लोगों को आप, मेरा भी पता है, मैंने तो 15 साल पब्लिक में ही गुजारे हैं, पब्लिक लाइफ में, और हर एक को पता है कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। जो चीज कर सका हूं वो किया, जो नहीं हो सकी वो भी लोगों को बताया क्यों नहीं हो सकी। सो इसलिए मेरे ख्याल से आई थिंक किसी नए इंसान के लिए मुश्किल होगा। आपने परफॉर्म किया है, आप 2 दफा इलेक्ट हुए हैं, तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब पार्टी का बाकायदा मंशूर तो फिलहाल सामने नहीं आया, मगर कुछ खदोखाल हम देख रहे हैं, मगर इस पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक तो तहरीक इंसाफ के मंशूर में वो चीज़ें शामिल थी, फिर कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वादे हैं जो कि इतने रियलिटी के साथ वो पैरेलल नज़र नहीं आते, जैसे बिजली पर रिलीफ देना वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी सामने आई हैं। मंशूर के हवाले से ज़रा हमें बताइए, आवाम को ये बताइए कि वो क्यों वोट देंगे आपको। मैं चले, अभी मंशूर तो फाइनल हो रहा है, मगर जो आपने बिजली वाली बात की मैं उसको बताता हूं। अब 300 यूनिट वाला जिस तरह कहा गया कि जी जो 300 यूनिट इस्तेमाल करेगा वो फ्री बिजली देंगे, ठीक है जी। तो अब आप जिस तरह ये आपने एक बनाया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसके अंदर से ही आप लोगों को पैसे देते हैं। जब आप बनाते हैं कोई भी बेनिफिशियरी फंड बनाते हैं, उनमें से ये पैसे दिए जाएंगे। आप बेनजीर इनकम प्रोग्राम का लेट्स से अगर 10 रुपए उसके अंदर जा रहे हैं अभी जो लोगों को, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसी को 11 या 12 रुपए करने की कोशिश करते हैं या 13 रुपए करने की, कि उस फंड को बढ़ा दें, मगर लोगों को रिलीफ दिया जाए, उसमें पैसे और डाल के लोगों को रिलीफ दिया जाए। मगर उसमें यह है कि जो 400 यूनिट इस्तेमाल करेगा या 500 यूनिट इस्तेमाल करेगा, उनको वो रिलीफ नहीं मिलेगा, ये उनको मिलेगा जो 300 तक इस्तेमाल कर रहे हैं। सब ये ना समझे ना कि 4 अगर है तो उसको 300 फ्री मिल जाएंगे, उसको 100 के पैसे देने पड़ेंगे, नहीं। दिस इज अप टू 300 वहां तक के लिए। देखिए, ये चीजें सब हो सकती हैं। मैं आपको रामीन एक चीज बताऊं, इस मुल्क के हालात तब तक ठीक नहीं होंगे, इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूं, जब तक हम पाकिस्तान का डेट जो है ना उसको रीस्केड्यूल नहीं करेंगे। ठीक है, हम जितने पैसे लेते हैं हम पेमेंट्स कर देते हैं, हम उसी दलदल में फंसे रहते हैं कि जी पैसे ले, पैसे वापस तो कर दे, कोई पैसे ले, किसी और से है IPP के पास?
देखिए, ये सबसे पहली सबसे जरूरी चीज मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के डेट को रीस्केड्यूल करना पड़ेगा। इसमें किसको बैठना पड़ेगा? इसमें सबको बैठना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना पड़ेगा, एस्टैब्लिशमेंट को बैठना पड़ेगा, इसमें आपको जो आपके फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं उनको बैठना पड़ेगा। बैठ के जब तक आप अपने दोस्त ममालिक के साथ अपना जो पूरा डेट है उसको रीस्केड्यूल नहीं करते, तब तक आप इसी तरह चलते रहेंगे जिस तरह आप चल रहे हैं। पैसे पकड़े, किसी को पेमेंट कर दें, पैसे पकड़े, और मुल्क उसी तरह डूबता जा रहा है कि आप देखें कि अब एक और क्राइसिस आने लगा है, पेट्रोल वाला जो है आपके सामने। ये क्राइसिस के बाद क्राइसिस में हम जाते जा रहे हैं। सो इस तरह क्राइसिस कभी भी खत्म नहीं होंगे जब तक अगर आपकी 20 साल की पेमेंट्स हैं या 10 साल की पेमेंट्स हैं, उनको आप जो 10 साल वाली उनको 20 पे करें, जो 20 वाली है उनको 30 पे करें। मुराद साहब, हम ये दहाइयों से सुनते आ रहे हैं ये फिक्रा कि सबको साथ बैठने की ज़रूरत है, मिल बैठने की ज़रूरत है, मुल्क के मसीह तर मफाद में साथ इकट्ठे फैसले लेने की ज़रूरत है। क्या वजह है, क्या रुकावट है कि अब तक मिल बैठने के और जो फैसले करने की जो स्ट्रैटेजी है उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा? रुकावट क्या है इसके अंदर? क्या लगता है आपको, किसको कसूरवार समझते हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल से तो कसूर सबका ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि कोई मेरे ख्याल से कोई कदम बढ़ाता ही नहीं उस तरफ के सब मिलके बैठे। आई थिंक कि इस वक्त जिन हालात में रामीन हम हैं, अगर अभी भी हमने इस चीज को अवेल ना किया तो हु नोस की चीजें कहां चली जाएंगी। आई मीन अब आप देखेंगे लोग, डॉलर कहां से कहां चला गया हुआ है। चीजें, आम आदमी जो है उसको ये फिक्र है कि मैं बच्चों की स्कूल की फीस दूं या घर में राशन लेकर आऊं। जब हालात इस नैज पे आ जाएं तो आप सोचें कि किसी को तो बैठना पड़ेगा या किसी को सबको बिठाना पड़ेगा या कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर राइट नाउ। सो आप अगर समझ लीजिए हमें $2 बिलियन किसी ने दे दिया, $1 बिलियन किसी ने दे दिया, ये हम सिर्फ बैंडेड लगा रहे हैं एक बुलेट वूंड के ऊपर। बुलेट वूंड है, ये बैंडेड लगा दें, थोड़े दिनों के बाद वो बुलेट वूंड फिर खुल जाएगा। सो इससे कोई फायदा नहीं होने लगा जी। $1 अरब इधर से आ गया, $2 अरब इधर से आ गया। देखें ना, आप पीटीआई में थे, आप इख्तिदार में आई पीटीआई, पूरा मौका था इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर आने का, मुल्क के हालात बेहतर बनाने का, तमाम लोगों की मिल बैठने के लिए एक मीडिएटर भी बन सकती थी पीटीआई, मगर वो तो फिर हमने देखा कि किस तरफ लग गई, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही है, तमाम तरह मामला हमने देखे। वो मौका क्यों ज़ाया किया, किसने ज़ाया किया? बस देखिए, वो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात थी कि वो मौका ज़ाया किया गया, मगर उसमें प्रॉब्लम्स भी बड़ी आई। आप देखें कि डेढ़ साल तो कोरोना बीच में रहा, वो एक इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया था कि उसको फेस करना पड़ा था। उसकी प्रॉब्लम्स जो रिपरकशंस आ रहे थे उनको फेस करना पड़ा था। उसके बाद 3.5 साल में वैसे ही हुकूमत खत्म हो गई। 3.5 साल में से आप 1.5 साल निकाल लें, कोरोना का 2 साल निकाल लो, 1.5 साल पीछे आपके पास बचा। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, देखिए PMLN जो है 30 साल प्लस से हुकूमत बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी 40-50 साल से बैठी हुई है। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं है किसी चीज का कि जी हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई स्टेप तो उठाएं। पिछले साल से ये फिर इकट्ठे साल से ऊपर हो गए, इकट्ठे होकर 13 पार्टीज बैठी हुई हैं। इन्होंने सोचा ही नहीं कि हम बैठ के कोई लाएमल बना दें। जब से बैठे हैं तब से आप देख लें जो फाइनेंशियल जिस मुल्क के इकोनॉमिक हालात हो गए। सो आई थिंक कि ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के मेरे नहीं ख्याल से कर सकते जब तक आप स्पेशलिस्ट नहीं साथ लेकर आएंगे जिनको समझ है। एक पॉलिटिशियन को समझ ही नहीं है नंबर्स की, उसके पास एजुकेशन ही नहीं है। वो मैंने फाइनेंस पढ़ी भी है, मुझे तो समझ है नंबर्स की, मगर मेजॉरिटी को तो नहीं पता ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा फाइनेंस, उनको के नंबर्स किस तरह मैच करेंगे, किस तरह नंबर्स वर्क करेंगे, किस तरह इन नंबर्स को ठीक करना है। सो इसलिए मेरे ख्याल से हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं उनमें इतनी समझ ही नहीं।